लेकिन जेएमएम का प्रभाव, चूँकि रामदास सोरेन मंत्री थे, अच्छा पकड़ था, उनके चलते उनका वहाँ पकड़ है। मुस्लिम रहे चाहे हिंदू रहे चाहे महतो रहे चाहे आदिवासी रहे, सब लोग को दिक्कत है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा है, लोग बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं, और इतना बड़ा बड़ा माइंस रहते हुए यहाँ का लोग भूखा सो रहे हैं। ये बहुत बड़ा दर्द की बात है। ये मुस्लिम और हिंदू और महतो आदिवासी ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। हम गए थे उस घाटशिला में, हम देखे जो ब्लॉक हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था, लोग तड़प रहे थे। तो इस सूरत में उसका ठीक करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहिए, रोजगार को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। यही तो मुद्दा है झारखंड में, और क्या चीज़ है। आपको बता दें कि दादा मोहम्मद बारिक जी भाजपा में थे और विगत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में सभा के दौरान उन्होंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के हाथों उन्होंने पट्टा पहना और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। जब भाजपा में 2022-23 में वो थे, तो जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आप प्रभारी रह चुके हैं, तो घाटशिला विधानसभा को बहुत अच्छे से आप पहचानते हैं, वाकिफ़ हैं वहाँ की मिट्टी को लेकर, लोगों को लेकर। अब घाटशिला उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। अमूमन है कि 2-4 दिनों में जो है वहाँ पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवार घोषणा कर देगी और चुनाव आयोग ने भी वहाँ एसआईआर करके पूरी तरह से जो है जितनी वोटर लिस्ट है वो जारी कर चुकी है। तो उपचुनाव होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा एक कहे कि सामने एक चुनौती भी होगा। उन्होंने पूर्व जो मंत्री रहे हैं रामदास सोरेन जी को खोया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा चाहिए कि वो सीट सुरक्षित हाथों में, फिर से उनके हाथों में आ जाए। वहीं भाजपा की ओर से चंपई सोरेन जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनके पुत्र को दोबारा टिकट मिले और चुनाव लड़े वो, और वो भी दमखम लगाएंगे इस बार चुनाव लड़ने का पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह वो सक्रिय हैं और इस बार उन्हीं का फेस पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि वो लगातार दौरे पर हैं घाटशिला क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। हर दिन उनका गाड़ी जो है घाटशिला क्षेत्र में एंट्री करती है और वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उनकी पकड़ मजबूत वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच दादा, आप घाटशिला की जो मिट्टी है उसकी खुशबू से आप वाकिफ़ हैं, जो घाटशिला के लोग हैं उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, क्या देखते हैं उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को किन चीज़ों से फायदा मिलने वाली और भाजपा को किन चीज़ों से फायदा मिलेगी यदि बाबूलाल सोरेन जी को टिकट मिलता है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के पुत्र को टिकट मिलता है? तो देखिए, आपने एक चीज़ शुरुआत में बोले कि ये बीजेपी में थे। नहीं, शुरुआत में हम 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और उस समय आंदोलन किया, और 1995 में हमारे मित्र थे अर्जुन मुंडा जी। और अर्जुन मुंडा के जब बीजेपी में आए तो अर्जुन मुंडा के साथ में हम लोग सब बीजेपी में आ गए। उनका जो नेतृत्व में लोग थे, लोग सब हम लोग बीजेपी में आ गए, तो कोई विधायक बन गए थे खास वहाँ का। उसके बाद हम लोग बीजेपी में आए। बीजेपी में हम 20-22 साल रहे। हम बहुत नज़दीक से देखे, बहुत अच्छा देखे। और हम बीजेपी में भी हम प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, पद में रहे, सरकार में हम अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर रहे, और आपका विश्व सूत्री में मेंबर रहे, हज कमेटी में मेंबर रहे। मेरा अनुभव था। और उस आयोग के जब हम बने थे उस समय हम घाटशिला भी गए थे। घाटशिला में उस समय कब्रिस्तान का कोई कहीं का घेराबंदी नहीं था, ना ईसाई का था, ना मुस्लिम का था, ना कोई जायरस्तान का था, ना किसी का नहीं था। तो हम आयोग में थे, तो हम प्रस्ताव रखे माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के पास कि सर, आप कम से कम कब्रिस्तान का घेराबंदी सबका करा दीजिए। सरना स्थल हो, मसना स्थल हो, मुस्लिम कब्रिस्तान हो, ईसाई कब्रिस्तान हो, जो भी हो, जायरस्तान हो, उसको घेराबंदी करा दीजिए। ये जनहित में काम है, लोग मरने के बाद वहीं जाते हैं, इसीलिए ये ताउम्र तक लोग याद रखेंगे, इसको आप करा दीजिए। और उस समय हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में मुहर माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा लगाए और उस समय से कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ। हम उस समय गए थे घाटशिला, वहाँ भी वो सब कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं था। तो प्रस्ताव दिए तो सब हम लोग देखने गए थे, मुसाबनी गए थे, घाटशिला गए थे। उसके बाद जब हम बीजेपी में थे तो हमको प्रभारी बनाया गया था अल्पसंख्यक मोर्चा का। हम घाटशिला में दौरा किए,
2 साल लगातार वहाँ नवाब कोठी है, आप जानते हैं, नवाब कोठी में सम्मेलन हुआ। मैं उस दौर में घुमा भी, काड़ा डूबा गए, झाटी झरना गए। उसका आगे वर्ष में सांसद सुनील महतो का हत्या भी हुआ था। वो सेंसिटिव जगह था, लेकिन उस समय भी हम गए, देखे, अनुभव है। उधर भी बहुत गरीबी है, बहुत लोग को दिक्कत है, बहुत लोग जंगल में रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है, और ना काम है ना धंधा है, बहुत लोग बेरोजगार है। इसको पहले देखना है। राजनीति तो होते रहता है, राजनीति में कोई आएगा कोई जाएगा, आज कोई यहाँ है कल वहाँ है, ये सब तो खेल चलते रहता है। लेकिन राजनीति में जो आदमी ग्रासरूट से जमीनी स्तर से आदमी को मदद करेगा, गरीब को मदद करेगा, गरीब को दुख दर्द को समझेगा और उसका निराकरण करेगा, तो हम तो सही नेता उसी को मानेंगे। आज जैसे आप बताए कि बीजेपी या जेएमएम, तो हम तो जेएमएम में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। हमारा नॉलेज, हम 5 भाषा जानते हैं, 5 भाषा, बढ़िया, उड़िया, बांग्ला, आपका पुराली बांग्ला, और हम शायर भी हैं, बहुत तरह का भाषा जानते हैं, हो जानते हैं, संथाली जानते हैं। लेकिन इसका उपयोग तो कोई करना नहीं चाहता है, तो क्या कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है कि लोग घाटशिला में सब लोग एक जानता है कि किसको हमको देना है, किसको नहीं देना है। हम क्या बोलेंगे, वहाँ का जनता ना चयन करेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि वहाँ के जनता का रुझान क्या है। आप तो भाई मीडिया है, आप ज़्यादा जानिएगा। अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, किसको टिकट मिला, अभी तो टिकट का ही घोषणा नहीं हुआ कि बीजेपी से किसको मिला और जेएमएम से किसको मिला। टिकट मिलने के बाद जब कैंडिडेट सामने आएगा तब हमको बता देंगे। नहीं, आज जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो आज एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी के रूप में आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम आज फिलहाल दूर रखें। तो इसीलिए हम आपको ये सवाल पूछे कि घाटशिला उपचुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या बढ़त मिलेगी। आप पार्टी में भी हैं, और उसके बाद हमने जिक्र किया था कि 2022-23 में आप घाटशिला में बहुत सक्रिय थे, उस समय आप भाजपा में थे, तो उसको भी देखे हैं आप वहाँ पे, वहाँ के लोगों की जो। लेकिन हम भाजपा में जरूर थे, लेकिन रामदास सोरेन जी से मेरा बहुत मधुर संबंध था। रामदास सोरेन जी वहाँ पर, चूँकि वो आंदोलनकारी थे, हम लोग साथ आंदोलन किए थे, आप बहुत नज़दीक से हम लोग जानते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, व्यक्तित्व का धनी आदमी थे रामदास सोरेन। और वो जब चुनाव लड़े, हमको लगता है 2 बार जीते वो लगातार, तो उनका अच्छा प्रभाव है, जेएमएम का अच्छा प्रभाव है। उनका मंत्रित्व काल में वो मंत्री भी अच्छा संभाले, शिक्षा मंत्री बने थे, तो शिक्षा विभाग में बहुत सा वो किए, लेकिन अधूरा हो गया उनका। एक बैग उनका मृत्यु तो किसी का कब होगा सबका लिखा हुआ है, वो कोई नहीं रोक सकता है। अब वो चले गए मंत्री रहते हुए, उनको आज सपना था, वो तो 1 साल हुआ ही था, अभी उनको आज 4 साल काम करना था, नहीं मिला मौका। तो उस सूरत में हम समझते हैं रामदास सोरेन का जो अनुभव है, जो पकड़ है, जो लोग के साथ व्यवहार है, उस हिसाब से रामदास सोरेन आगे हैं। अब उसको जगह में किसको टिकट मिलेगा ये तो पार्टी तय करेगा। अब पार्टी तय करेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, पार्टी तय करेगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, हम बता देंगे। लेकिन जेएमएम का प्रभाव, चूँकि रामदास सोरेन मंत्री थे, अच्छा पकड़ था, उनके चलते उनका वहाँ पकड़ है। इसके पहले भी चंपाईदा का लड़का लड़ा था, बाबूलाल सोरेन। बाबूलाल सोरेन 20-22 हज़ार वोट से पीछे रह गया, लड़ा था, वो भी मजबूती के साथ लड़ा था, लेकिन हार जीत है। लेकिन चूँकि वो रामदास सोरेन पुराना थे, अनुभवी थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, तो लोग उसको पसंद किया, वोट दिया। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ गढ़ ही माना जाता है एक तरह का, घाटशिला। अब आने वाला चुनाव में देखना है। दादा, इस बीच जो है आप घाटशिला उपचुनाव में इस बार मौका मिला, तब वहाँ जाएंगे फिर से अपना पार्टी की बैनर को जो है वहाँ बुलंद करने का प्रयास करेंगे, या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे 10-12% आपके समाज के कौम के वहाँ वोटर हैं, तो एक बड़ा वोट वहाँ पे है आपके समाज से,
तो उसके लिए भी कुछ आप लोग संदेश वगैरह देना चाहते हैं या फिर वहाँ जाके पार्टी की तरफ से अपना आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि अगर पार्टी चाहेगा ऐसे लोगों को लगाने में, तो पार्टी के लिए बहुत मजबूत होगा। पार्टी जो अगर जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी अगर चाहेगा कि हमको इसको लगाने से फ़ायदा होगा, लगाएगा, तो अनुभव का फ़ायदा होगा। हम तो पूरा वहाँ पर जब भी थे हम बीजेपी में, उस समय हम प्रभारी थे, तो हम मुस्लिम समाज में जुड़े हुए थे। मुस्लिम लोग सभी लोग जानते हैं हमको। ठीक है, आप बताए 10-12% वोटर 12% है आपका, खाली घाटशिला नहीं, मुसाबनी घाटशिला ये सब पूरा में सब मिला के घाटशिला में है। लेकिन उसको एकजुट करके वोट डलवाना है, तो उसके लिए प्रयास तो भाई ऊपर का लीडर को करना है कि किसको भेजना है, किससे फ़ायदा होगा नहीं होगा। और अगर हमको ऊपर से निर्देश मिलेगा तो जाएंगे। हम तो माननीय दीपक बिरुआ जी मंत्री थे, उनके लिए हम बहुत प्रचार किए चुनाव में। जोआमा जी के लिए भी किए, आप भी देखे, हर जगह गए। जोआमा जी जीती, दीपक बिरुआ भी जीते। तो हम मुस्लिम वोट हम लोग कोशिश किए 100% दिलवाने का चाईबासा में, हर जगह। तो वहाँ भी मुस्लिम लोग हैं। तो अगर पार्टी चाहेगा मुस्लिम वोट को दिलाना है, किसको क्या करना है। देखिए, मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं है, बात है पेट का। सब लोग मुस्लिम रहे चाहे हिंदू रहे, चाहे महतो रहे, चाहे आदिवासी रहे, सब लोग को दिक्कत है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लोग बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और इतना बड़ा बड़ा माइंस रहते हुए यहाँ का लोग भूखा सो रहे हैं। ये बहुत बड़ा दर्द की बात है। ये मुस्लिम और हिंदू और महतो आदिवासी ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेता लोग भूल जाते हैं, ये सब करके सोचते हैं वोट हमको इजाफा होगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं होगा। आप पूरा ग्रास रूट से काम कीजिए, हर समुदाय के लोगों को दूर दर को समझिए, गरीबी को दूर कीजिए। जो आज शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा स्रोत जो है घसक गया है, उसको ठीक कीजिए। आज शिक्षा मंत्री है, उसको ठीक कर रहे थे, मौका नहीं मिला। आप मान लीजिए कि बहुत सा चीज़ छूटा हुआ है, उसको आप पूरा कीजिए। आप जो भी चीज़ है जो करेगा उसको लोग चुनेगा। सवाल है कि पेट का सवाल है। अब पेट जब ठीक भरेगा तभी लोग जय जय करेगा, भूखा पेट में कोई जय नहीं करता है। और दूसरा चीज़ है कि स्वास्थ्य के लिए भी लोग का परेशानी है। गरीब लोग आपको घूमते हैं गाँव में, देखते हैं कैसा स्थिति है। स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत तड़प रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत महंगा है, लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने। उसको भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसको जो भी मिले कुछ तो बढ़िया फ़ायदा हो। वहाँ अच्छा हॉस्पिटल खुले घाटशिला में, हम गए थे उस घाटशिला में, हम देखे जो ब्लॉक का हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था, लोग तड़प रहे थे। तो इस सूरत में उसका ठीक करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहिए, रोजगार को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। यही तो मुद्दा है झारखंड में, और क्या चीज़ है। होने दीजिए, उसके बाद हम। लेकिन बहुत बड़ा बात है दादा कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जनता की आवाज़ की तरह जो है आप बात करते हैं, जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं, और आप सरकार को हिदायत भी दे रहे हैं और सरकार से सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ख़राब है, इसकी स्थिति को सुधारा जाए। हालांकि घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आप के हिसाब से जो है पड़ला भारी है, लेकिन फिर भी काम करना चाहिए। और इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा बात बनता है, क्योंकि जब हम पार्टी स्तर के लोगों से बात करते हैं तो हमेशा सब अपना पार्टी की गुणगान ही करते हैं, लेकिन आप जो है सच्चाई रख रहे हैं सामने और पार्टी को भी ये हिदायत भी दे रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, जोर दीजिए। और घाटशिला जैसे पिछड़े इलाकों में जहाँ पे जंगल झाड़ियाँ बीहड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और जंगल क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी स्वास्थ्य और शिक्षा जो है पहुँच नहीं पाती है, तो उसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। और बाकी चुनाव को लेकर बात की जाए तो उपचुनाव है, उपचुनाव की सरगर्मी तेज है, और जब चुनाव की बात आती है तो पूरे राज्य की कान खड़ी रहती है कि आखिर कौन जीतेगा, क्या होगा। लेकिन जिस तरह 2024 में चुनाव हुआ, रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को जनता ने मौका दिया, वो काम किए, लेकिन बहुत से काम बाकी रह गया जैसे आपने कहा। तो वैसे ही जनता इस बार मैंडेट तो करेगी। अब जो पार्टी है अपना उम्मीदवार घोषणा करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन उम्मीदवार कितना कद्दावर है और जनता के बीच में कितना रहता है।
फिलहाल तो हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे दादा के साथ, क्योंकि दादा जो है आंदोलनकारी रहे हैं और बहुत पुराना अनुभव है पॉलिटिक्स के। जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, बहुत ही उनका अलग नज़रिया है देखने का। आपका पार्टी के एंगल से आप नहीं देखते हैं, हमेशा समाज के एंगल से देखते हैं, हमेशा अपना समाज के ही नहीं बल्कि आदिवासी मूलवासियों के नज़रिए से भी पार्टी के स्तर को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं। तो इसीलिए जो है आपसे हमने बातचीत किया, संवाद करने का प्रयास रहता है हमारा कि हम उनसे बहुत कुछ चीज़ें हम जाने समझे, झारखंड को बहुत बारीकी से समझे, जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन को अच्छे से बारीकी से समझे। और झारखंड आज 25 साल हो चुका, युवा हो चुका है, युवा अवस्था होने के नाते आज झारखंड कितना संबल हो चुका है और कितना सशक्त हुआ है ये भी जानने का प्रयास हम करते हैं। और जैसे झारखंड की बात हम करते हैं तो झारखंड जो है समृद्ध है, इतना समृद्ध है झारखंड, इतना खनिज संपदाएं हैं कि हम चाहेंगे तो देश में अव्वल रैंक पर आ सकते हैं। लेकिन बात है कि एक सोच की, एक नेक पहल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों को सबको धन्यवाद। आज जितना भी आदमी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा ओर से जोहार और सबको नमस्कार।